नमस्कार। केमिकल काइनेटिक्स के 8वें क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 हिंदी मीडियम। तो आज हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, और एक और छोटा सा टॉपिक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दो टॉपिक के बाद मेरा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो हम पहले हेडिंग कर लेते हैं, अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हम जो केमिकल काइनेटिक्स का पहला जो क्लास था उसमें हमने किया था, फिर भी हम देखने जा रहे हैं कि आखिर ताप के वृद्धि होने से अभिक्रिया के दर पर क्या प्रभाव होता है। तो जनरली हम देखते हैं कि ताप में बढ़ोतरी होता है तो अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। इसके मुख्य दो कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण है वह अणुओं के बीच जो टक्कर है, जो कॉलिजन है, उसकी संख्या में वृद्धि होती है। हम कह सकते हैं कि ताप में वृद्धि होने पर अणुओं में जो औसत गतिज ऊर्जा है वह बढ़ जाती है, और जिसके कारण जो कॉलिजन का नंबर है वह इंक्रीज करता है। और साथ ही हम देखेंगे कि जो प्रभावी टक्कर है उसकी संख्या में वृद्धि होती है। प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कॉलिजन, दैट मीन्स कि जिसके फलस्वरूप मेरा प्रतिफल निर्मित हो सके। मतलब टक्करों को प्रभावित होने के लिए हम देखते हैं कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है उसके बीच निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम देहली ऊर्जा भी कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में मौजूद है, और जिससे कि वह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके और बाद में वह प्रतिफल में परिवर्तित हो सके। तो मुख्य ये दो कारण हो सकते हैं, एक अणुओं के बीच टक्कर की संख्या और दूसरा प्रभावी टक्कर। तो हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे कि ताप में वृद्धि होने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। हम इस रूप में लिखेंगे, ताप में वृद्धि होने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। ये जनरल केस है कि ठीक है, हम टेम्परेचर बढ़ाए तो रेट जो है, हम दोनों अलग अलग एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो अभी हम सिर्फ देखने वाले हैं कि रिएक्शन के रेट के वृद्धि होने के मुख्य दो कारण हो सकते हैं। हम लिखेंगे सीधे इसके मुख्य दो कारण, और हम बारी बारी से दोनों कारण पर चर्चा करेंगे। जो पहला कारण है अणुओं के बीच टक्कर की संख्या में वृद्धि, तो हम लिख दें पहला पॉइंट, अणुओं के बीच टक्कर की संख्या में वृद्धि। इसको एक लाइन में हम इस रूप में जो है इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ताप में वृद्धि होने पर अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। लिखेंगे ताप में वृद्धि होने पर अभिकारक अणु, अभिकारक अणुओं की
औसत गतिज ऊर्जा वृद्धि हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं अणुओं के बीच टक्कर की संख्या बढ़ती है। अणुओं के बीच टक्कर की संख्या बढ़ती है। हम दूसरे मुख्य जो है बिंदु की बात कर रहे हैं कि प्रभावी टक्कर की संख्या, हम पहले हेडिंग ही कर लें, प्रभावी टक्कर की संख्या। तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्रभावी टक्कर क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि टक्कर को प्रभावी होने के लिए किसी अणुओं में निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली ऊर्जा कहते हैं। तो हम लिखेंगे टक्कर को प्रभावी होने के लिए निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो हम देखेंगे कि अगर रिएक्टिव मॉलिक्यूल में देहली ऊर्जा पर्याप्त है तो वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और जो कॉलिजन होगा वह इफेक्टिव कॉलिजन होगा रिएक्टिव मॉलिक्यूल के बीच, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। हम लिखेंगे क्या कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है कि कुछ ऊर्जा को त्याग कर देता है, और त्याग करके प्रतिफल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं निर्मित एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ ऊर्जा का त्याग कर इससे हम इस सेंटेंस को दोबारा लिख देते हैं ऊपर, मिटाए इसे कि ताप में वृद्धि होने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है, और इसके मुख्य दो कारण हैं, अणुओं के बीच टक्कर की संख्या, और दूसरा हम प्रभावी टक्कर की संख्या देख रहे हैं। तो अणुओं के बीच टक्कर की संख्या हम देखें कि ताप में वृद्धि होने पर क्षारक के अणु औसत गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जिस कारण अणुओं के बीच टक्कर की संख्या बढ़ती है। और दूसरा हो गया प्रभावी टक्कर की संख्या। टक्कर प्रभावी होने के लिए निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां लिखेंगे प्रभावी टक्कर के फलस्वरूप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जो कुछ ऊर्जा का त्याग कर
प्रतिफल का निर्माण करता है। तो ये तो हमने देखा कि ताप में वृद्धि करने पर जो अभिक्रिया वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम मुख्य बात देखने जा रहे हैं यहाँ अभिक्रिया की ऊष्मा। हम देखेंगे कि अभिकारक तथा प्रतिफल के ऊर्जा के बीच जो अंतर होगा उसे हम अभिक्रिया की ऊष्मा कहते हैं। लिखेंगे हम प्रतिफल तथा अभिकारक के अणुओं के बीच ऊर्जा का अंतर क्या कहलाएगा मेरा? तो हीट ऑफ, ये हम कह सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की ऊष्मा, और डेल एच से उसे डिनोट करते हैं। तो अभिक्रिया की ऊष्मा। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो क्या होगा और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है तो क्या होगा। तो हम पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारक से कम होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारक से कम होती है। ठीक इसके विपरीत ऊष्मा शोषी में अभिक्रिया में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारक से अधिक होती है। तो हम इसे रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे तो और ज़्यादा जो है मेरा क्लियर हो जाएगा कि जो हम देखने जा रहे हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं जिसमें समय नहीं कहिए आप, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच हम ग्राफ देखने जा रहे हैं। तो हम मिटा देते हैं। इतना बात समझ में आया कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में प्रतिफल की ऊर्जा अभिकारक से अधिक होती है। इस चीज को हम देखने जा रहे हैं। तो एक हम रिएक्शन ये ग्राफ बना लें। हेडिंग तो यही रहेगा मेरा। अभी इधर हम ऐसे लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं ऊष्माक्षेपी और इधर लिख देते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस दोनों अभिक्रिया में हम जो पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच मेरा ग्राफ होगा। तो हम दोनों ग्राफ को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम जो पहला ग्राफ बनाएंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, सबसे पहले इधर लिख देंगे हम प्रोग्रेस ऑफ
रिएक्शन और हर देंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखेंगे हम कि हाँ हम करते हैं, हाँ लिखते हैं और इस हम यहाँ से हम E1 डिनोट करने से और ये मेरा E2 हो जाएगा और E3 हम यहाँ इस बात पे गौर फरमाइए कि जो मेरा रिएक्शन शुरू होगा वो E1 से शुरू होगा और जो प्रोडक्ट मेरा निर्मित होगा E3 तक बनेगा। जैसे एक रिएक्शन हम लेते हैं कि H2 प्लस I2 और इसके फल मेरा 2HI प्रतिफल के रूप में निर्मित हुआ। अब हम देखने जा रहे हैं ये हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं और हम देखेंगे कि चूंकि मेरा और थोड़ा ऊपर इसे कट तो हम देखने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो एक्टिवेशन एनर्जी को यहां से यहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत बारीकी से इसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन और आयोडीन, इसमें अपना इंटरनल काइनेटिक एनर्जी था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां के बीच प्रदर्शित किया जा रहा है, मतलब इस रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में है। और उसे जब हम एक्टिवेशन एनर्जी दिए तब वो की एनर्जी को गेन कर लिया, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को गेन कर लिया। मतलब ये मेरा पीक होगा, ये मेरा ईटी को रिप्रेजेंट करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। तब हम देखेंगे कि आसानी से जो है मेरा ये इस पॉइंट पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मान करके चाहिए और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन करके कुछ एनर्जी को ये रिलीज कर दिया और फाइनली ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। अब हम ठीक इसी प्रकार और ऐसे हम डेल एच को हम यहां से लेकर के यहां तक, तो हम लिखेंगे डेल एच इज इक्वल टू E3 माइनस E1। E3 और E1 के बीच का जो ये है एरिया, दैट इज ये जो रिप्रेजेंट करेगा हीट ऑफ फॉर्मेशन यहां हम लिख देते हैं, ये हो गया अभिक्रिया की प्रगति, स्थितिज ऊर्जा जिसे हम E1, E2 और E3 से दिखा रहे हैं डिफरेंट लेवल पे। हम बात करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की। हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमने देखा कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल था हाइड्रोजन और आयोडीन को हम लिया और ये हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट किया, उसमें एक अपना इंटरनल काइनेटिक एनर्जी था। तो हम यहां देखेंगे कि ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी, अब तो दोबारा लिखने की बात नहीं है, स्थितिज ऊर्जा हो गया, और ये अभिक्रिया की प्रगति हुआ। अभिक्रिया की प्रगति, जब दोनों हम ग्राफ देख लेंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि आखिर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या हो रहा है। तो हम यहां पर E1 माने और ये E3 और ऊपर हो जाएगा मेरा E2। दोनों में अंतर समझने का प्रयास कीजिए कि जो प्रोडक्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में E3 पर आकर बना है। यहां हम जो है
E1 से शुरुआत करते हैं और इस तरह से ये E2 तक पहुंचता है और E3 में आकर के मेरा प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब यहाँ हम लिख दें H2 प्लस I2 और यहाँ लिख दें 2HI, तो ये क्लियर हो गया। और यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी का हम बात करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी, चूंकि ये जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हमको एनर्जी जो चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक चाहिए, और इस H2I2 के बीच में अपना भी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है। दैट मीन्स कि हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को। और हम जो बात करेंगे, ये E3 पर मेरा जो है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और E1 पे रिएक्टेंट जो है रिएक्शन को स्टार्ट किया। इस दोनों के बीच जो मेरा डिफरेंस है यही मेरा हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल H को रिप्रेजेंट करेगा, और हम यहां पर लिख सकते हैं डेल H इज इक्वल टू E3 माइनस E1। और एक बहुत बड़ी बात कि यहां हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना मेरा, तो यहां जो ऊर्जा है इस ऊर्जा अधिक होती है। हमने पहले ही स्टेटमेंट लिखा, तो यहां हम पॉजिटिव दे सकते हैं। और यहां चूंकि क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट के बाद आकर के प्रोडक्ट बना है, मतलब रिएक्टेंट आपस में जो है कोलाइड किया, तो जो हीट फॉर्मेशन मेरा हो रहा है दैट इज इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। अगर इस ग्राफ को आप अच्छे तरीके से समझ गए तो निश्चित रूप से आप ताप में वृद्धि होने पर वेग में क्या परिवर्तन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। एक और छोटी सी बात कि ताप गुणांक किसे कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इस ग्राफ को हम मिटा दे रहे हैं। हम लिखेंगे ताप गुणांक। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है? एक एवरेज मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 10 डिग्री सी अगर ताप में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है। तो हम लिखेंगे T प्लस 10 डिग्री सी पर जो वेग स्थिरांक होगा, T प्लस 10 डिग्री सी पर वेग स्थिरांक, और T पर वेग स्थिरांक, और हम लिख सकते हैं कि मोटे तौर पर दस डिग्री सी ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग 2 गुनी हो जाती है। तो इस तरह से मेरा जो अभिक्रिया वेग पर जो ताप का प्रभाव था वो क्लियर हो गया, जिसमें हमने ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों ही अभिक्रिया के रिएक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि जो अभिक्रिया की ऊष्मा होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक मेरा बचा है उत्प्रेरक का प्रभाव, अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। हम इसे मिटा दे रहे हैं।
और यहाँ सिर्फ चेंज कर रहे हैं हम और लिखेंगे कैटलिस्ट। तो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में इसके बाद का जो चैप्टर है मेरा सरफेस केमिस्ट्री उसमें पढ़ना है, लेकिन अभी हम जो है रेट ऑफ रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वह क्या प्रभाव डाल रहा है इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं वो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करते हैं। तो हम लिखेंगे उत्प्रेरक की पहले परिभाषा। ऐसे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया दर को प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने का अर्थ जो है दोनों हो सकता है कि बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो आखिर उत्प्रेरक किस रूप में कार्य करते हैं इसे हम देखेंगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम देखते हैं कि अभिक्रिया में जो सक्रियण ऊर्जा है साथ ही साथ अभिक्रिया की क्रिया विधि दोनों बदल जाती है। तो हम लिखेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि दोनों बदल जाती है। तो ठीक है, दोनों में जो है परिवर्तन आता है। तो हम इसे भी एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे कि आखिर कैटलिस्ट जो है, मान लिया जाए पॉजिटिव कैटलिस्ट है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अभिक्रिया के रेट को बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो किस रूप में बढ़ाएगा? तो हम देखते हैं कि सक्रियण ऊर्जा को वह घटा देता है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे वो कम कर देता है और इस तरह से जो है अभिक्रिया का रेट इंक्रीज कर जाता है। वही हम निगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो निगेटिव कैटलिस्ट में जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे वह और बढ़ा देता है, तो जिसके कारण कि अभिक्रिया का रेट घट जाता है। तो हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। उत्प्रेरक की परिभाषा हो गई और हमने देखा कि यह सक्रियण ऊर्जा और अभिक्रिया की क्रियाविधि दोनों को यह प्रभावित करता है। तो हम इसे यहाँ मिटा दे रहे हैं और ग्राफ समझ लेते हैं। तो रेट के लिए हमको जो ग्राफ लेना पड़ेगा वो कैसा ग्राफ लेना पड़ेगा? तो कंसंट्रेशन प्लस वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लेंगे। तो इस तरह से अगर हम दोनों ग्राफ बनाने का प्रयास करते हैं, इधर हम लिखेंगे समय और इधर दे दें हम सांद्रण। चूंकि अभिकारक और प्रतिफल दोनों के सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो हम यहाँ से देखने वाले हैं। मान लिया जाए यहाँ से रिएक्शन शुरू होता है और ये इस तरह से मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये तो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी हो गया इतना, एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ हम लिख दें अभिकारक
और यहाँ लिख दें प्रतिफल। इस रिएक्शन को भी अच्छे ढंग से समझिए। अब ये जो ग्राफ है यह बता रहा है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आ गया, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होगा, तो हम देखते हैं कि ये जो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है उसको ये घटा देता है और घटा करके यहीं से जो है मेरा रिएक्शन कंप्लीट करा देगा। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये यहाँ से यहाँ। तो अब एकदम क्लियर हो गया कि जो उत्प्रेरक था वो मेरा पॉजिटिव था, जिसके कारण कि एक्टिवेशन एनर्जी घटा और रिएक्शन जो था, जो रेट, जिस रेट से हो रहा था वह रेट और भी फास्ट हो गया। अब हम देखने जा रहे हैं नेगेटिव कैटलिस्ट मौजूद है। तो इस प्रकार से रिएक्शन ग्राफ होगा मेरा। ये हम समय ले, तो हम इस ग्राफ को कुछ इस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ से ठीक है मेरा जो जनरल रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट है, ऐसे मेरा अभिकारक हो गया यहाँ, और ये मेरा प्रतिफल हो गया। अगर हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं और वो भी कैसा कैटलिस्ट, तो निगेटिव कैटलिस्ट, निगेटिव उत्प्रेरक। निगेटिव उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम क्या देखेंगे कि ये जो रिएक्शन, जो मेरा एक्टिवेशन एनर्जी था वह एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा और जो पहले का एक्टिवेशन एनर्जी था वो यहाँ से यहाँ तक था। लेकिन अब जो नया एक्टिवेशन एनर्जी मेरा निगेटिव कैटलिस्ट के कारण हुआ, ये जो रेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, ठीक। तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक्टिवेशन एनर्जी, कौन, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर में वृद्धि करती है। वहीं ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर में कमी लाती है। तो क्लियर हो गया। इस तरह से ये जो मेरा चैप्टर है यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। कल से हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। तो हम समझते हैं कि जो केमिकल काइनेटिक्स था पूरा 8 क्लास लगा जिसमें, और सारे पॉइंट को हम बहुत ही सिस्टमेटिक वे में डिस्कस करने का प्रयास किए। निश्चित रूप से आप लोग को लाभ मिला होगा। और जो भी स्टूडेंट अगर कंटिन्यूअसली इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर आप लिखें कमेंट में, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं सरफेस केमिस्ट्री के साथ।